अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं राफेल एयरक्राफ्ट के एक पायलट के इंटरव्यू को लेकर। राफेल एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में पाकिस्तानी और इंडियन साइड पर बहुत ज्यादा बात होती है, इंडियन एयरफोर्स का ये स्पेयर हेड है, जिसको लेकर इंडियन एयरफोर्स बड़े बड़े दावे भी करती आई है। रिसेंटली फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट के एक पायलट ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू को एक फ्रेंच न्यूज आउटलेट ने रिपोर्ट किया एंड लेटर ऑन बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी इसको रिपोर्ट किया है। फ्रेंच पायलट ये कहता है इस इंटरव्यू में कि राफेल एयरक्राफ्ट का इवन जो लेटेस्ट वेरिएंट है राफेल F4, उसमें भी जो करंट सेंसर्स यूज किए गए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए भी राफेल एयरक्राफ्ट इस काबिल नहीं है कि किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हराया जा सके। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जैसा कि हमारे पास अमेरिकन F-35 है, चाइनीज J-35 है, J-20 है, रशिया का Su-57 है। अब ये पॉइंट आप भी कहेंगे ये चीज तो ऑब्वियस है कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को किस तरह हरा सकता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेकर जाऊंगा, जहां इंडियन एयरफोर्स चीफ और इंडियन मीडिया तो यहां तक कहता रहा है कि ये जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं ये दुनिया के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी हरा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ये चीज ऑन रिकॉर्ड है कि राफेल ने अमेरिका के F-22 रैप्टर को लॉक किया हुआ है, यानी कि उसको अपने निशाने पर लिया हुआ है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रेंच पायलट ने जो इंटरव्यू दिया है ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, और राफेल एयरक्राफ्ट ने जो अमेरिकन F-22 को अपने निशाने पर लिया था वो सारा मामला क्या था, और इंडियन एयरफोर्स के चीफ क्या पहले कहते रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त साउथ एशिया के रीजन को देखा जाए तो एयर पावर बहुत ज्यादा अहम हो चुकी है। सेंट्रल रोल जो मिलिट्री का है, खासतौर पर साउथ एशिया के रीजन में जो दो बड़ी ताकतें हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और इवन आप नेटो की कंट्रीज को देखें तो जो एयर पावर है वो सेंट्रल रोल हासिल कर चुकी है। अब यहाँ मसला दोस्तों कुछ यूं है कि इंडिया ने 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे फ्रांस से, और इनकी टोटल कीमत थी 7.8 बिलियन यूरोस, और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने 60,000 इंडियन करोड़ रुपीस डसोल्ट एविएशन को दिए। लेकिन यहाँ भी करप्शन ट्रैकर ऑर्गेनाइजेशन इसने इस चीज को लेकर राफेल डील में होने वाली करप्शन को भी एक्सपोज किया कि किस तरह जो पर यूनिट कॉस्ट है वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट दिखाई जा रही है। मतलब जो यहाँ डिफरेंस है पर यूनिट कॉस्ट का, जो एक जगह दिखाई गई है एंड लेटर ऑन जब डसॉल्ट एविएशन को एनुअल रिपोर्ट में बताया गया कि कितने पैसे दिए गए हैं, वहां मामलात में कुछ गड़बड़ है। लेकिन उस चीज को हम साइड पर करें तो राफेल एयरक्राफ्ट एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार, लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल एंड एक दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेल्फ प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है, जिसे स्पेक्ट्रा कहा जाता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में खुद इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी माजी में कह चुके हैं, ये 2024 में मार्च के महीने की रिपोर्ट है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये कहा था कि चाइनीज एयरफोर्स इंडिया से इतनी डरी हुई है, एक राफेल एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए चाइना को अपने 5 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मुकाबले पर लाने पड़े हैं। यानी कि इंडिया का एक राफेल एयरक्राफ्ट हो तो चाइना को अपने 5 J-20 एयरक्राफ्ट मुकाबले पर लेकर आने पड़ते हैं। अब ये कोई छोटी स्टेटमेंट तो थी नहीं। उसके बाद इंडियन साइड पर इससे पहले भी 2023 में भी ये प्रॉपर एक नैरेटिव चलाया गया कि जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं ये इस काबिल हैं कि ये चाइनीज J-20s को और दुनिया के दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी लॉक कर सकते हैं, उनको आराम से हरा सकते हैं। इवन उस दौरान नेटो की कुछ एक्सरसाइजेस हुई थी और उसमें क्लोज कॉम्बैट करते हुए राफेल एयरक्राफ्ट ने F-22 रैप्टर को अपने निशाने पर लिया था, जिसकी वजह से राफेल एयरक्राफ्ट की एक हाइप बन गई। एंड ऐसी बात नहीं है कि राफेल एयरक्राफ्ट कोई बुरा एयरक्राफ्ट है, एक बहुत कैपेबल और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट में आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ज्यादा ओवररेटेड कर दिया गया। अब 2025 में रिसेंटली खुद फ्रेंच पायलट ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि उनकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं, नेटो एक्सरसाइजेज होती हैं, वहां F-35 भी होते हैं, यूरोफाइटर टाइफून्स, राफेल और जितने भी नेटो कंट्रीज फाइटर जेट्स यूज करती हैं, वो सब इकट्ठे होके आपस में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपस में डॉग फाइट्स की जाती हैं, BVR डोमेन में फाइट्स की जाती हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं। फ्रेंच पायलट ने कहा कि अभी तक वो इस काबिल नहीं हुए कि राफेल एयरक्राफ्ट से F-35 को हरा सकें। यहाँ उन्होंने बात की है टेक्नोलॉजिकली और BVR डोमेन में, क्योंकि जब आपके पास 150 किलोमीटर की रेंज वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मौजूद हैं तो क्लोज कॉम्बैट में जाने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं।
अगर आपके पास 150 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल है तो मिसाइल तब फायर किया जाता है जब दुश्मन का एयरक्राफ्ट आपसे 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर दूर हो, क्योंकि 150 किलोमीटर की रेंज का मतलब ये नहीं होता कि 150 किलोमीटर दूर से ही आप मिसाइल फायर कर देते हैं। आप दुश्मन के एयरक्राफ्ट को अपने कंफर्ट जोन में आने देते हैं जहां आपके मिसाइल की हिट प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में एयरक्राफ्ट का रडार, उसका सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग सिस्टम, उसके साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ऑन बोर्ड एवियोनिक्स एंड वेपनरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जबकि जो क्लोज कॉम्बैट होती है, जहां एयरक्राफ्ट बहुत शॉर्ट रेंज में आपस में लड़ रहे होते हैं, वहां जहां आपको शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की जरूरत होती है, वहां मैन्यूवरेबिलिटी, एयरक्राफ्ट की फुर्ती, ये सब चीजें काम आती हैं। अब राफेल एयरक्राफ्ट का पायलट, जो कि फ्रेंच पायलट है बेसिकली, वो ये कहता है कि टेक्नोलॉजिकली और बीवीआर डोमेन में जहां 90% मॉडर्न वॉरफेयर उसी डोमेन में होती है, वहां राफेल एयरक्राफ्ट किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हरा नहीं सकता, ये नामुमकिन है। जबकि दूसरी तरफ जो राफेल ने F-22 रैप्टर को अपने निशाने पर लिया था वो क्लोज कॉम्बैट थी। क्लोज कॉम्बैट में तो स्टेल्थ काम नहीं आती, वहां तो एयरक्राफ्ट आमने सामने होते हैं और आपको शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और अपनी मैन्यूवरेबिलिटी और पायलट्स ने अपनी टैक्टिक्स की बेस पर लड़ना होता है। ऑब्वियसली बीवीआर डोमेन में भी आपको मैनूवर्स करने पड़ते हैं और उसके साथ साथ अपने जो सेल्फ प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स है उनको आपको यूटिलाइज करना पड़ता है, मुख्तलिफ टैक्टिक्स परफॉर्म करनी पड़ती है, स्पूफिंग, जैमिंग और इस तरह के बहुत से दूसरे पैंतरे होते हैं जो आपको जंग के मैदान में यूज करने होते हैं। लेकिन फ्रेंच पायलट के इस इंटरव्यू के बाद इंडिया के उस गुब्बारे से ऑलमोस्ट हवा निकल चुकी है, जो ये कहा जा रहा था कि जो फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट हैं ये किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हरा देंगे और ये बड़े आराम से पाकिस्तान के कान एयरक्राफ्ट या जो पाकिस्तान J-35 ले रहा है उसको तो बड़े आराम से मिनटों में हरा देंगे। तो वो सारे गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। यहाँ बहुत सीरियस क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स चीफ पर भी उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया 2024 में कि चाइना के 5 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हों तो उन्हें हमारा एक राफेल ही संभाल लेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जिस मुल्क ने राफेल बनाया है, जो मुल्क उसे बड़े लंबे अरसे से यूज कर रहा है, उसका पायलट ये कह रहा है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरी जनरेशन का फर्क है। एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ लेस है, उसको टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर आप समझें कि पिछली जनरेशन के एयरक्राफ्ट से हरा देंगे तो ये नामुमकिन है। यहाँ अब आपको मेल्ट डाउन इंडियन साइड पर भी देखने को मिलेगा, जहाँ क्रिटिसिज्म हो रहा है कि राफेल एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के J-10C, F-16 वगैरह से कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पाकिस्तानी J-35 या कान एयरक्राफ्ट को काउंटर करना है तो उसके लिए इंडिया को भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही खरीदने पड़ेंगे, जो कि एक अच्छी चीज है कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन यहाँ एक अहम चीज जो पाकिस्तानी साइड पर भी लोगों को समझने की जरूरत है, अक्सर औकात जब एक सख्त फैसला लिया जाता है जो कि ओब्वियसली बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होता तो उस पर तनकीद बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि पाकिस्तान जब JF-17 ब्लॉक 3 का प्रोजेक्ट चल रहा था और इसकी इंडक्शन 2022 तक नहीं हुई थी, तो 2022 में ही पाकिस्तान ने J-10C एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया था। उस पर इंडियन साइड पर यह प्रोपेगेंडा चलाया गया कि JF-17 ब्लॉक 3 डिले हो चुका है या ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की तवक्कुआत पर ब्लॉक 3 पूरा नहीं उतर रहा। और पाकिस्तानी साइड पर भी ये चीज देखी गई कि पाकिस्तानी काफी ज्यादा नाराज थे इस चीज को लेकर के ब्लॉक 3 अगर 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है तो फिर J-10C क्यों लिया जा रहा है। लेकिन अब उम्मीद करता हूं कि उन्हें ये चीज समझ आ चुकी होगी, क्योंकि आपने बदलते हुए और इवॉल्विंग सिचुएशन के मुताबिक फैसले लेने होते हैं। अगर इंडिया राफेल एयरक्राफ्ट ले चुका था तो पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में 2 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट फील्ड किए, एक चाइनीज J-10C था और दूसरा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया JF-17 ब्लॉक 3। अब ये जो दोनों एयरक्राफ्ट हैं ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं और पाकिस्तान का वही ट्रेडिशनल हाई एंड लो का मिक्स हमें देखने को मिलता है। एंड फ्यूचर में जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की गेम है वहां पाकिस्तान एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाइना से खरीद रहा है, जबकि जो दूसरा कान एयरक्राफ्ट होगा उसको पाकिस्तान लोकली मैन्युफैक्चर करेगा अपने मुल्क में। तो जो प्रोजेक्ट अज़म में भी पाकिस्तान का एक स्टांस था कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एटलीस्ट अपने मुल्क में तैयार किया जाए, वो पाकिस्तान का अज़म पूरा होता हुआ नजर आएगा हमें फ्यूचर में। एंड उसी टेक्नोलॉजी से सीखते हुए पाकिस्तान बहुत सी चीजों को डेवलप कर रहा है। एंड अभी तक का जो JF-17 का एक्सपीरियंस पाकिस्तान का, उसी से सीखते हुए पाकिस्तान एयरक्राफ्ट बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार बना रहा है, जो कि पाकिस्तान अपने PFX एयरक्राफ्ट में लगाएगा। इस तरह एवियोनिक्स के बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो पाकिस्तान PFX में अपने तैयार करदा यूज करेगा और वही पाकिस्तान के कान एयरक्राफ्ट में भी यूज होंगे। सो पाकिस्तान का जो कान एयरक्राफ्ट वो एक सेपरेट वेरिएंट होगा तुर्की वाले कान एयरक्राफ्ट से। सो
कहने का मकसद ये है कि बहुत सी चीजों पर आपको रियलिटी चेक रखना चाहिए। यहाँ ये चीज कि राफेल एयरक्राफ्ट बिल्कुल एक नाकारा एयरक्राफ्ट है, ये बिल्कुल गलत है। वो बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट में आता है, लेकिन उसको लेकर जो इंडियन साइड पर एक ओवर रेटेड स्टेटमेंट्स बनाई गई और ओवर रेटेड नैरेटिव बनाया गया, वो भी गलत था। तो आज उनको उस चीज का फैक्ट चेक भी मिल गया होगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर नहीं होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।